हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मैं आपके सामने राहुल कुमार आप लोग के बीच प्रस्तुत हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके सामने रीजनिंग का एक शानदार सेशन लेके आऊँगा, ये देखते हुए कि आगामी रेलवे परीक्षा एवं एसएससी जीडी परीक्षा जो कि बहुत नज़दीक है और उसके लिए रीजनिंग का बहुत बेहतर मांग है। रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हम लोग सभी जानते हैं रीजनिंग में स्कोर करना इसका मतलब अपने रिजल्ट को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना। ठीक, इसी को देखते हुए मैं आपके सामने रीजनिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और संभावित प्रश्न हो सकते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं इस रीजनिंग के सेशन को। आइए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वेन डायग्राम से। ठीक, तो वेन डायग्राम में कहा जा रहा है कि इनके बीच के सही संबंधों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। क्या है मतलब, ये तीन संबंध दिया हुआ है, ठीक है, और इनके बीच के संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाया गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो लिखा हुआ है पिता, ठीक है, पिता, उसके बाद लिखा हुआ है पुरुष, और तीसरे में लिखा हुआ है डॉक्टर। ठीक है, ये तीन चीज वेन डायग्राम में दिया हुआ है और इसको जो है आपको वेन डायग्राम का ही करके बताना है और इसमें ऑप्शन भी दिए रहेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनके, तो आपको इसके ऑप्शन के थ्रू सही पता लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसके वेन डायग्राम बनेगा और कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह का, ठीक है, और एक इस तरह का। ठीक, ये पहला नंबर दिया हुआ है। दूसरा नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ये सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल है और एक ये तीसरा सर्कल इस तरह का है दूसरा। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ये सर्कल है, ये सर्कल है और एक बाहर है। ठीक, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ये और ये इस तरह का है। मान लेते हैं इस तरह का चौथा ऑप्शन है। तो अब आगे देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पिता जो है वो पुरुष होगा, होगा कि नहीं। महिला पुरुष हो सकता है क्या? नहीं, कोई भी पिता जो होगा वो हमेशा पुरुष होगा। ठीक है, महिला पिता जो है कभी महिला नहीं हो सकता है, पिता होगा तो वो पुरुष ही होगा। तो हम जानते हैं कि पिता पुरुष के अंदर ही आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं, कोई भी पिता जो है वो पुरुष ही होगा। ठीक है, पुरुष के अंदर ही आएगा, पुरुष ही होगा। ठीक, कोई भी पिता जो है वो पुरुष ही होगा। ठीक, और दूसरा हम देखते हैं कि डॉक्टर। अब डॉक्टर का बात आया तो डॉक्टर या तो पिता भी हो सकता है या पुरुष भी हो सकता है। ठीक, डॉक्टर या तो पिता भी बन सकता है, ऐसा थोड़ी है कोई पिता बन गया तो वो डॉक्टर नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है। डॉक्टर पिता भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं डॉक्टर। तो चलिए इसको हम थोड़ा पुरुष में भी ले लेते हैं और थोड़ा पिता में भी ले लेते हैं, दोनों में ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसको हम मान लेते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर पिता में भी आ सकता है, पुरुष में भी आ सकता है। और ये वेन डायग्राम टाइप का क्वेश्चन का डिमांड एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन पूछे गए हैं और सारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपका। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनेगा, ये सही उत्तर होगा। तो देखिए ये किस ऑप्शन में मिलता जुलता है। तो देखिए आप दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए, इस दूसरा ऑप्शन में पिता, पुरुष और डॉक्टर के बारे में चर्चा की गई है, तो इसका दूसरा ऑप्शन ही सही होगा। तो बोलिए, समझ में आया आप लोग को? कहीं कोई प्रॉब्लम? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, यस या नो। क्या ये आंसर सही है? आप लोग का भी यही आंसर आया था? ठीक है, देखिए अगर नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर सकते हैं 2 मिनट के लिए जी। ठीक है, तब आगे अगला क्वेश्चन देखें। आइए, चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सैलुलिज्म का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दिखाते हैं, सभी टेबल बेंच है। देखिए पहला लिखा हुआ है सभी टेबल बेंच है।
ठीक है। और दूसरा लिखा हुआ है कोई बेंच अलमीरा नहीं है। ठीक, दूसरा देते हैं कोई बेंच अलमीरा नहीं है। ठीक है, तो अब इससे कथन दिया हुआ है, ये चीज हमारा कथन में है, मतलब कि प्रश्न ने ये कहा है, ठीक, कि सभी टेबल बेंच है और कोई बेंच अलमीरा नहीं है। ठीक, तो इससे अब हमको पूछ रहा है कि क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आइए देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, निष्कर्ष जो भी निकलेगा वो कथन के अनुसार ही निकलेगा। इस प्रश्न को हमेशा एक ही बात याद रखना है, निष्कर्ष जो भी निकलेगा हमेशा कथन के अनुसार निकलेगा। ठीक, जो कथन में कह रहा है वही निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या कथन में कह रहा है और क्या इसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखते हैं, सभी टेबल बेंच है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत इजी बनाने के लिए जो है बस सिंपल सा वेन डायग्राम का एक उपयोग किया जाता है, बस छोटा सा वेन डायग्राम। आइए छोटा सा वेन डायग्राम बनाते हैं। सभी टेबल बेंच है, तो हम यहाँ पे देखिए टेबल ले लिए। ठीक है, और ये सभी टेबल जो है ना वो बेंच के अंदर आते हैं, यही क्वेश्चन कथन कह भी रहा है। ठीक है, सभी टेबल बेंच है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकला तो ठीक है, ये हम कर दिए। और कोई बेंच अलमीरा नहीं है। ठीक है, कोई बेंच अलमीरा नहीं है। ठीक, कोई बेंच जो है अलमीरा नहीं है। ठीक, कोई बेंच को हम अलमीरा नहीं बनाते हैं। ठीक ना, कोई बेंच अलमीरा नहीं है। ठीक है, देखिए कोई बेंच को हम अलमीरा नहीं बनाए, मतलब कि बेंच को अलमीरा से दूर रखना है, बेंच अलमीरा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी बेंच अलमीरा नहीं है। ठीक है, बना दिए। अब ये कथन के अनुसार बोला गया, इसको हमने वेन डायग्राम के रूप में आपको बता दिया। ठीक, अब इसका निष्कर्ष क्या होगा और कौन सा निष्कर्ष सही होगा मैं ये बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष बोल रहा है कोई टेबल अलमीरा नहीं है, तो क्या कोई टेबल अलमीरा नहीं है? तो भाई जी आप लोग बताइए मुझे कि जब कोई बेंच अलमीरा नहीं है तो क्या कोई टेबल अलमीरा हो सकता है क्या? बताइए, जब कोई बेंच अलमीरा नहीं है तो बेंच के अंदर ही तो टेबल है ना, तो टेबल कहाँ से अलमीरा होगा भाई जी? तो कोई टेबल भी, तो पहला निष्कर्ष जो है कोई टेबल अलमीरा नहीं है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक ना, जब कोई बेंच अलमीरा नहीं है तो कोई टेबल भी अलमीरा नहीं होगा। ठीक, तो निष्कर्ष तो सही बात बोल रहा है कि कोई टेबल अलमीरा नहीं है। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी बेंच टेबल हैं। सभी बेंच टेबल हैं। अच्छा, तो देखिए सभी टेबल तो बेंच हैं क्या? सभी टेबल बेंच के अंदर आते हैं, लेकिन सभी बेंच टेबल कहाँ से होगा भाई? देखिए तो ये सब जो बेंच का पोर्शन है, ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब बेंच कहाँ टेबल में आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? ये सब बाकी बचे बेंच के पोर्शन टेबल से कहाँ सट रहा है? तो सभी बेंच टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे गलत हो गया। कुछ बेंच अगर बोलता कि कुछ बेंच टेबल हैं, तो जी हाँ देखिए कुछ बेंच, ये सब बेंच का पोर्शन जो है ये टेबल में भी है और बेंच में भी है, लेकिन सभी बेंच टेबल नहीं होगा। ठीक है, इस अनुसार दूसरा निष्कर्ष जो है गलत हो गया। तो इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक निष्कर्ष सही है। केवल एक निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो ये था कुछ वेन डायग्राम का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं, और आप लोग को ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो कर लिए। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी बजा दीजिएगा। ठीक ना, और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम लोग आगे आप लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न आज का। ये रहा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है मिरर इमेज से। ठीक है, मिरर इमेज बहुत ही आसान प्रश्न होता है रीजनिंग का, और मेरी मानो तो सबसे आसान प्रश्न है, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा अपने इमेजिन करके बस इसका आंसर देना होता है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई इसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती है। बस आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, सोचना है, और मिरर इमेज का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या है सवाल। आप जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं और मैं बना भी देता हूं। देखिए कुछ इस तरह का बना हुआ है, इसमें वी है,
W है और X है, ठीक। और यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, मिरर इमेज में मिरर लगा हुआ रहता है साइड के साइड में, जिसको वर्टिकली साइड कहा जाता है। इस तरह से मिरर लगा हुआ है। तो इसका प्रश्न पूछा है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसका मिरर इमेज कुछ इस तरह का होगा, ठीक, इस तरह का बना दिए। और मिरर इमेज में बस छोटा मोटा 2-4 बात याद रखना है कि अल्फाबेट लेटर में कुछ का मिरर इमेज तो साफ वैसा ही उतर जाता है जैसा वो प्रश्न में दिया रहता है, ओके। और कुछ का मिरर इमेज बदलता है, जैसे फिलहाल प्रश्न में आपको दिया गया है V, W और X, ये 3 दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो V का मिरर इमेज हमेशा वही उतर जाएगा, V, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम W लेते हैं तो W का भी मिरर इमेज वही W उतर जाएगा, सेम रहेगा। और X लेते हैं, X का भी मिरर इमेज X ही उतर जाएगा, ठीक है। और इस तरह से केवल यही नहीं, बहुत सारे अल्फाबेट हैं जिनका मिरर इमेज सेम उतरता है। जैसे कि कुछ और एग्जांपल आपको बताया जा रहा है। देखिए जैसे कि हम अगर O लेते हैं, O की बात करें तो O का भी मिरर इमेज O ही रहेगा, ठीक है। और अगर आप जानना चाहें तो हम A लेते हैं, पहला अल्फाबेट जो होता है, A का भी मिरर इमेज A ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, V का मिरर इमेज V ही रहेगा, W का मिरर इमेज W ही होगा और X का मिरर इमेज X ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से सवाल बनेगा। और अब आपके मन में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि कौन ऐसा अल्फाबेट है जिसका मिरर इमेज बदल जाता है, ठीक ना। ये सब का मिरर इमेज तो सेम ही रहेगा, लेकिन कौन ऐसा अल्फाबेट है जिसका मिरर इमेज बदल जाता है। तो आइए हम लोग आपको दिखाते हैं। जैसे कि कुछ मिरर इमेज है, जैसे कि B लेते हैं, ठीक है, या फिर हम लेते हैं N, या फिर हम लेते हैं P। तो ये सब और भी हैं, लेकिन ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिनका मिरर इमेज बदल जाता है। आइए मैं बताता हूँ कैसे इनका मिरर इमेज बदलता है। B का मिरर इमेज होता है कुछ ये उल्टा हो जाएगा, ये राइट साइड घुमा हुआ है तो ये लेफ्ट साइड घूम जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार N भी बदल जाता है, N का कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह P भी अगर राइट साइड इसका ये घुमा हुआ है तो ये लेफ्ट साइड घूम जाएगा। ऐसे कुछ अल्फाबेट होते हैं जिनका मिरर इमेज जो है उल्टा हो जाता है, और कुछ का सीधा भी रहता है जो आप देख सकते हैं। और आपके प्रश्न में भी सीधा ही दिया गया है सारा, इसलिए इसका आंसर यही उतर गया, ठीक है। और इसको ज़्यादा कुछ ये सब याद भी नहीं रखना, आपको बस इमेजिन करके जो है इसको बनाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन है और आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप देख कर स्मरण रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तीसरा था ना, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर। देखिए यहाँ भी कथन निष्कर्ष आया है। कथन निष्कर्ष तो आपको मैंने बताया ही, कथन पे जाकर उसका निष्कर्ष करना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन। सभी कारें इंजन है, सभी कारें इंजन है, ठीक है। ये कथन दिया हुआ है। एक और कथन दिया हुआ है, सभी इंजन ट्रॉम है, सभी इंजन ट्रॉम है, ठीक है, सभी इंजन ट्रॉम है। तो इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ, आप देखते हैं निष्कर्ष निकलता है या नहीं निकलता। तो ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था आपको, वेन डायग्राम में बनाना है, बहुत आसान हो जाता है उससे। चलिए देखते हैं। सभी कारें इंजन है, तो ये मान लीजिए ये कार है और सभी कार को हम लोग जो है इंजन के अंदर ले लेते हैं। मान लीजिए ये इंजन है, तो देखिए इंजन के अंदर जो है सारा कार आ गया, ठीक है। तो पहला कथन सेटिस्फाइड कर गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कथन देखते हैं, सभी इंजन ट्रॉम है, सभी इंजन को जो है अब हम लोग ट्रॉम के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रॉम हो गया, ठीक है। तो सभी इंजन जो है ट्रॉम के अंदर ले लिए, ठीक है, सभी इंजन ट्रॉम है, ठीक है। तो अब आते हैं निष्कर्ष पे, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक। तो निष्कर्ष, क्या सभी कारें ट्रॉम हैं, क्या सभी कार ट्रॉम हैं। तो भाई जब सभी इंजन ट्रॉम है, क्या आप देख रहे हैं ना, सभी इंजन ट्रॉम है, तो कार तो इंजन के अंदर ही है, तो सभी कार भी तो ट्रॉम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सभी कार भी ट्रॉम होगा। तो पहला निष्कर्ष जो है वो सही है हमारा, कि सभी कार भी जो है वो ट्रॉम है, ठीक। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, सभी ट्रॉम इंजन है,
सभी ट्रॉम इंजन है। अब देखिए सभी ट्रॉम, अब देखिए तो यहाँ पे ये ट्रॉम है, ये पूरा बड़ा वाला जो सर्कल है वो ट्रॉम लिया है मैंने। तो क्या सभी ट्रॉम जो है इंजन हो रहा है क्या? ये सब पार्ट कहाँ इंजन में आ रहा है? ये तो कुछ नहीं है। इंजन तो बस यहीं तक है, इंजन तो आपका बस यहीं तक है, इसके बाद वाले पार्ट कहाँ इंजन में आ रहे हैं? तो सभी ट्रॉम इंजन नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया यहाँ पे, सभी ट्रॉम इंजन नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? हाँ, ये आपको बोलता कि कुछ ट्रॉम इंजन है, तो ये सब वाले पार्ट में जो ट्रॉम है, जो पूरा ट्रॉम है, तो ये सब वाले पार्ट वाला ट्रॉम इंजन हो सकता है, लेकिन सभी ट्रॉम इंजन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से कथन और निष्कर्ष बनाता है। तो निष्कर्ष 1 सही हो गया और निष्कर्ष 2 आपका गलत हो गया। ठीक, चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर का भी क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आने वाला है। इनका भी जो है जीडी में बहुत ज़्यादा मांग है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं अल्फाबेटिक क्रम का क्वेश्चन, जिसको सीरीज भी कहा जाता है। अच्छा, उस क्वेश्चन को लाने से पहले मैं थोड़ा सा एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद उसको देखा जाएगा। ठीक ना, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन देखिए, जो कि अल्फ़ाबेट से ही संबंधित है, और पहले उनको देखते हैं। आइए, तो अगला प्रश्न होगा शायद 5वां प्रश्न होगा। ठीक ना, आइए देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है PAPER। ठीक है, इसको कोड किया हुआ है। देखिए पेपर लिखा हुआ है, लेकिन इसको कोड दूसरे भाषा में कुछ किया हुआ है। तो देखते हैं क्या किया हुआ है। इसको कोड किया हुआ है QCSIW। ठीक है, पेपर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ और कोड किया हुआ है। तो हमको ये समझना होगा कि आखिर किस कोड में क्या लिखा हुआ है। ठीक ना, तो थोड़ा सा हम अल्फाबेटिक ऑर्डर के अनुसार चलना शुरू करते हैं, तो हमको पता लग जाएगा क्या कोड है क्या नहीं। जैसे कि पी के बाद अगला ऑर्डर क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं कि पी के बाद क्यू आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ +1 किया गया है। ठीक ना, ठीक, अब देख रहे हैं पी के बाद यहाँ पे इसका कोड क्यू किया गया, इसका मतलब एक जोड़ा गया है यहाँ पे, देख रहे हैं आप। अगला देखते हैं, अगला ऑर्डर का ए के बाद बी आता है, उसके बाद फिर सी आता है, यहाँ सी है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है देखिए आप 2 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है। ठीक है, पहले 1 जोड़ा गया है, फिर ए के साथ 2 जोड़ा गया है यहाँ पे। ठीक, तीसरा देखते हैं पी के बाद क्या आता है क्यू के बाद आर के बाद एस। इस तरह से देख रहे हैं हम, यहाँ पे अब 3 जोड़ा गया है। ठीक है, +3। ठीक है, तो आपको अब धीरे धीरे क्रम पता चल रहा होगा कि पहला अल्फाबेट में 1 जोड़ा गया है, दूसरा अल्फाबेट में 2 जोड़ा गया है, और तीसरा अल्फाबेट में 3 जोड़ा गया है, और इसी क्रम में ये आगे चलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा अल्फाबेट ई अब 3 जोड़ा गया था, यहाँ ई में अब 4 जोड़ा जाएगा, तो ई के बाद 4 जोड़ेंगे तो FGHI। देखिए ई के बाद जो है अब 4 जोड़े यहाँ पे, तो ये आ गया आई। ठीक है, उसी प्रकार आर के बाद अब 5 जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा W। ठीक है, +5 किया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा W। इसी तरह से 1 जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 3 जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया। तो अल्फाबेट के सीरीज का क्वेश्चन जो है, या कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, दोनों इसी तरह से बनता है। या तो 1 जोड़ा जाएगा, या 2 घटाया जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, या 1 मल्टीप्लाई किया जाएगा, या डिवाइड किया जाएगा। अधिकतर लेकिन प्लस माइनस या मल्टीप्लाई ही आता है इस क्वेश्चन में, और ज़्यादा भाष नहीं रहता, बस जोड़ घटाव यही रहता है। तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से सॉल्व करना है सारा। ठीक है, अब ये दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन अब इसी तरह से इसी क्रम में एक और क्वेश्चन इसी में पूछा गया है कि इसका कोड क्या होगा। अगर पेपर का कोड हो रहा है QCSIW, तो उसी तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है कि एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल, इसका कोड क्या होगा। तो इसका कोड क्या होगा देखते हैं। तो हमको जो है इस क्रम में ही इसका कोड पता चल जाएगा। जिस क्रम में ऊपर वाला कोड दिया गया था उसी क्रम में नीचे वाला कोड होगा। जैसे कि पहला में एक जुटा,
दूसरा अल्फाबेट में 2 जुटा, तीसरा अल्फाबेट में 3 जुटा, चौथा में 4, पांचवा 5, इसी क्रम में जुटते चला जाएगा। तो इसी तरह से इसमें देखते हैं, पहला अल्फाबेट में हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तो ई में 1 जोड़ेंगे तो आगे वाला क्या हो जाएगा एफ, ठीक। एक्स में 2 जोड़ेंगे तो एक्स में अगला क्या 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई और जेड, एक्स के बाद +2 तो वाई जेड, ठीक है। उसी प्रकार ए में अब 3 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ दिए, इसमें अब 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो बी सी डी डी। एम में 4 जोड़ेंगे, ठीक है, एन ओ पी क्यू, ठीक है। पी में 5 जोड़ेंगे यू, एल में 6 जोड़ेंगे आर, ई में 7 जोड़ेंगे एल। तो इस तरह से जो है मेरा ये कोडिंग का आंसर होगा, इसका आंसर ये होगा इसी क्रम में एफ जेड डी क्यू यू आर एल, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इस ये ऑप्शन देखते हैं किसमें है। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 3 है एफ जेड डी क्यू यू आर एल, ये इसका सही आंसर होगा। तो इसी टर्म में जो है बस जोड़ घटाव गुना में अल्फाबेट का कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेट सीरीज चलती है, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग ये सब आसानी से समझ लिए होंगे, ठीक है। और इस तरह के प्रश्न एसएससी जीडी में पिछले बार पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, तो मैं इससे अगला प्रश्न लाता हूं। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और आगे अगर ऐसा चलता रहा तो आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज आएगी आगे, और हम लाने का प्रयास करते रहेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि छोटा बड़ा हल्का भारी या फिर अमीर गरीब, इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन आया है कि एक 5 नवजात शिशुओं को डॉक्टर द्वारा तौला गया, ठीक है, मतलब 5 शिशु था छोटा छोटा, उन्हें डॉक्टर के द्वारा तौला गया, ठीक है। तो शिशु ए शिशु बी से हल्का था, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का था लेकिन ई से भारी था। कौन सा शिशु सबसे भारी था, ठीक है। तो हल्का भारी, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक तरफ हल्का एक तरफ भारी मान लिया जाता है और उसी क्रम में बैठाया जाता है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ बोर्ड पे, आइए देखिए। 5 नवजात शिशु डॉक्टरों द्वारा तौला गया, शिशु ए शिशु बी से हल्का था। तो मान लेते हैं कि हम हल्का को सबसे नीचे रखते हैं, ठीक है, और भारी को सबसे ऊपर रखते हैं, और हमें हल्का से भारी इसी क्रम में हमको जाना है, हल्का से भारी इसी क्रम में हमको जाना है, ठीक है। तो आइए शिशु ए शिशु बी से हल्का था, ठीक है। शिशु ए जो है शिशु बी से हल्का था, तो ऑब्वियस सी बात है अगर शिशु ए हल्का था बी से तो बी भारी होगा ए से, तो बी को ऊपर रखते हैं और ए को नीचे रखते हैं। शिशु ए जो है शिशु बी से हल्का है, ठीक है, तो उधर ऊपर जाएगा तो भारी होगा, नीचे जाएगा तो हल्का होगा, ठीक है। तो शिशु ए शिशु बी से हल्का था, ठीक। शिशु सी शिशु डी से हल्का था। अब देखिए अब जो है शिशु सी शिशु डी से हल्का था, तो यहाँ पे हम जो है शिशु सी को ले लेते हैं, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, शिशु सी जो है शिशु डी से हल्का था। इसका मतलब है कि डी भारी था, ऑब्वियस सी बात है। शिशु सी जो है शिशु डी से हल्का है, तो इसका मतलब डी जो है सी से भारी है, ठीक ठीक ना। और इसको इधर हम लिख लिए, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। शिशु बी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी जो है शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी शिशु डी से हल्का था। देखिए शिशु बी जो है शिशु डी से हल्का था, तो ठीक तो है। शिशु बी जो है शिशु डी के नीचे है, मतलब बी यहाँ होगा, इसको हम इधर ले आते हैं, इस तरह ले लेते हैं क्या, इसको हम इस क्रम में ले लेते हैं। शिशु बी जो है वो शिशु डी से हल्का था लेकिन शिशु ई से भारी था, लेकिन बी बोल रहा है ई से भारी था, ठीक ना। बी जो है ई से भारी था, तो हम ई को जो है मान के चलते हैं कि ई या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है ई, लेकिन जहाँ भी होगा बी के नीचे ही होगा, ठीक ना। अब आगे पढ़ते हैं, कौन सा शिशु सबसे भारी था। तो हम देख रहे हैं अब हमको सबसे भारी पूछ रहा है, तो
तो हमको सबसे भारी तो जो भी होगा सबसे ऊपर होगा, बी के ऊपर ही होगा। तो हम आसानी से देख रहे हैं कि सबसे भारी तो हमको डी ही नजर आ रहा है, शिशु डी, क्योंकि बोला गया है कि डी जो है, शिशु डी जो है बी से, शिशु डी जो है वो बी से हल्का था, शिशु बी जो है डी से हल्का था। क्वेश्चन में ही बोल दिया गया है कि शिशु बी शिशु डी से हल्का था, शिशु बी जो है शिशु डी से हल्का है। इसका मतलब है ऊपर सबसे ऊपर जो है वो डी है, और हम देख रहे हैं कि सबसे ऊपर डी है और सबसे ऊपर मेरा भारी का क्रम है, तो इसलिए सबसे भारी बच्चा होगा यहाँ पे डी, सबसे भारी बच्चा होगा यहाँ पे डी। ठीक है, और इसी तरह से इसको इसी क्रम में बनाया जाता है इस प्रश्न को, और ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा पेशेंस रख के जो है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक, इस तरह से बनता है। आगे और भी इस तरह का प्रश्न आएंगे, तो चिंता की बात नहीं है। अगर आप ये नहीं समझे तो वीडियो रोक कर एक बार फिर से आप देख सकते हैं इसको, और आगे फिर अगले प्रश्न में हम लोग जाते हैं और देखते हैं। आइए एक कथन निष्कर्ष का और प्रश्न आया है, उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कथन में कि सभी चूहे बिल्ली हैं, सभी, शायद ये 7वां प्रश्न होगा आपका, सभी चूहे बिल्ली हैं। ठीक, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक है, ये हमारा कथन दिया हुआ है कि सभी चूहे बिल्ली हैं और सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। ठीक, और इसका जो है हमें निष्कर्ष निकालना है, क्या इस कथन से निष्कर्ष निकलता है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। पहले हम इसका जो है वेन डायग्राम बना लेते हैं। मैंने बार बार बताया हूँ कि इस तरह के प्रश्न में वेन डायग्राम बहुत ही आसान कर देता है। तो आइए देखते हैं। सभी चूहे बिल्ली हैं, तो हम सभी चूहे को यहाँ पे रख लेते हैं, सभी चूहे, और ये क्या है, बिल्ली है। सभी चूहे बिल्ली के अंदर आते हैं, देखिए आ गया बिल्ली के अंदर। ठीक, उसके बाद सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियां जो हैं वो कुत्ते के अंदर आते हैं, तो आ गया कुत्ते के अंदर। ठीक है, आप देख सकते हैं सभी चूहे बिल्ली के अंदर है और सभी बिल्लियां कुत्ते के अंदर है। ठीक, ये हमारा प्रश्न हो गया जो कि कथन कहलाता है। ठीक, अब हमें इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखना है जो कि पूछ रहा है, और कौन सा निष्कर्ष सही होगा ये पूछ रहा है। पहला निष्कर्ष है और दूसरा निष्कर्ष है। ठीक, देखते हैं। कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो देखिए ये कुत्ता है पूरा, और इसमें देखिए पूरा कुत्ता है, इसमें से कुछ पार्ट तो ये कुत्ता ही ना होगा जो चूहे में है, तो पक्का कुछ कुत्ते तो चूहे हो रहे हैं मेरे। ठीक है, देखिए ये पूरा कुत्ता है, तो इसमें चूहा वाला जो पार्ट है वो भी तो कुत्ता होगा ना। कुछ कुत्ते तो यहाँ जो है वो तो चूहे हो ही रहे हैं ना, इसलिए पहला निष्कर्ष सही होगा कि जी हाँ बिल्कुल कुछ कुत्ते तो चूहे हैं। दूसरा देखते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा जब ये कुत्ता है तो बिल्ली में जो ये यहाँ इस जगह जो कुत्ता होगा ये सब तो बिल्ली होगा ना। कुछ कुत्ते तो बिल्ली हैं, बिल्कुल है, ये भी सही है। देखिए कुछ कुत्ते तो बिल्ली हैं, लेकिन अगर यहाँ पे पूछता कि क्या सभी कुत्ते बिल्ली हैं या सभी कुत्ते चूहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये नहीं होता, क्योंकि ये वाला पार्ट ना तो बिल्ली है ना तो चूहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही है, दोनों निष्कर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला फिर कोडिंग का क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आइए देखिए इस तरह से, देखिए है AOP। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CQR। तीसरा क्वेश्चन है EST।
टी। और चौथा क्वेश्चन है GUV, तो लिख देते हैं GUV, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि अगला क्या होगा, नेक्स्ट अगला क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए मैंने पहले भी समझाया कि बस एक या दो जोड़ना रहता है, घटाना रहता है, या मल्टीप्लिकेशन रहता है मैक्सिमम, और वही करके उसी क्रम में इसको हम लोग को सजाना है। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ A से C गया, इसका मतलब क्या है कि 2 बढ़ा, +2 का इंक्रीजमेंट हुआ, ठीक है। फिर देखिए C से E गया, तो C+2, C उसके बाद D उसके बाद E, देखिए 2 बढ़ा, इसमें भी तो E हुआ। फिर E में 2 बढ़ाएंगे तो देखिए G बढ़ा, ठीक है ना, E+2 G, E, F आया, G आया। उसी क्रम में देखिए अब दूसरा देखते हैं। O के बाद 2 जोड़ेंगे तो O के बाद PQ, देखिए यहाँ भी 2 बढ़ा, ठीक है। Q के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो S, Q के बाद RS, इसमें भी देखिए 2 का इंक्रीजमेंट हुआ। और S के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो देखिए 2 जोड़ दिए तो T और U, तो देखिए यहाँ पे 2 जुट रहा है सब में। तो ये कितना आसान प्रश्न हो गया, बस 2 जोड़ना है सारा में। और इसमें भी फिर देखते हैं, P के बाद 2 जोड़ेंगे तो R, R के बाद 2 जोड़ेंगे तो T, T के बाद 2 जोड़ेंगे तो U, V। तो इसी क्रम में अब हमको अगला क्रम आराम से पता चल जाएगा कि A के बाद 2 जोड़े तो C, C के बाद 2 जोड़े तो E, E के बाद 2 जोड़े तो G, तो G के बाद जो 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, I, ठीक है, I, ठीक। इसको बड़ा करके लिख दिया जाए, G के बाद 2 जोड़ेंगे तो H, उसके बाद I, ठीक है। दूसरा O के बाद 2 जोड़ेंगे तो O, PQ, Q आया। Q के बाद 2 जोड़ेंगे तो S, S के बाद 2 जोड़ेंगे तो U, U के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, VW, W आएगा 2 जोड़ेंगे तो, ठीक। फिर इसी क्रम में तीसरा, P के बाद 2 जोड़े तो R, R के बाद 2 जोड़े तो T, T के बाद 2 जोड़े तो V, तो V के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, X, ठीक है, X। तो इसी क्रम में इसका आंसर हो जाएगा IWX, IWX। और ये आपका ऑप्शन नंबर है 3, ऑप्शन नंबर 3 IWX, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो एक इजी सवाल था, आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे इस सवाल को। चलिए ठीक है, आगे करते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, आगे का प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आशा करते हैं सभी लोग बना लेंगे। और एक बार आप अपने से भी प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं प्रश्न बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक ना। एक है बस, एक है कार, एक है वैन, और चौथा शब्द है वाहन। तो इसमें से 4 में से 3 तो एक ही शब्द है जो किसी न किसी तरीका से मैच करते हैं, ठीक है, मिलते जुलते शब्द हैं। और एक शब्द इसमें से अलग है, तो आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द इसमें से अलग है, ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए दिया हुआ है बस, कार, वैन और वाहन। बस, कार, वैन और वाहन, ठीक है। ये 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक। और इसमें से देखिए, आप जानते हैं कि बस पे हम लोग यात्रा करते हैं, कार पे भी यात्रा करते हैं, वैन पे भी यात्रा करते हैं, और ये भी जानते हैं कि वाहन भी एक यात्रा का ही साधन है। वाहन भी बोलेंगे तो वाहन क्यों बोलते हैं, हम लोग यात्रा ही करते हैं, वाहन से यात्रा किए, ठीक। लेकिन एक चीज आपको इसमें 3 चीज मिलता जुलता लग रहा होगा, एक चीज आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा कि बस भी तो वाहन है, कार भी वाहन है, और वैन भी एक प्रकार का वाहन है, ठीक। बस बड़ा वाहन हो गया, कार और वैन थोड़ा साइज में और आकार में छोटे होते हैं, ठीक। तो ये तीनों वाहन ही है, और एक ये अलग से वाहन दे दिया है। ये तीनों तो खुद वाहन के प्रकार हैं। इसका प्रकार है ये बस, इसका प्रकार है कार, और इस वाहन का प्रकार है वैन, ठीक है। लेकिन ये वाहन तो वाहन हो गया, ठीक ना। लेकिन ये वाहन है और ये 3 इसका प्रकार है, तो ये तीनों एक दूसरे से मिलते हुए आपको लग रहे हैं, ठीक। लेकिन वाहन जो है, वाहन मिलता हुआ नहीं लग रहा है, इसी वाहन का ये तीनों प्रकार है, ये तीनों रूप है। तो ये वाहन जो है एक अलग चीज हो गया है, ठीक है। तो इसमें वाहन हम लोग अलग होगा, तो इसका उत्तर होगा वाहन। वाहन इस तीनों से अलग है, ठीक ना। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम, ठीक ना। अगला प्रश्न है, देखिए एक यहाँ पे ये दिया गया है कि देश और उसके जो है युद्ध अभ्यास दिए गए हैं, ठीक ना। ये एक तरह से जीके का भी प्रश्न हो गया और आपके रीजनिंग में भी यही प्रश्न घुस घुस गया है प्रश्न। और इस तरह के प्रश्न आदमी को पूछे जाते हैं, ये एक ट्रिकी प्रश्न है। जब तक आपको ये जीके याद नहीं रहेगा, इसका कोई ये नहीं होता है, बेसिक ट्रिक नहीं होता है, ये आपको जीके का ही इसको याद करना पड़ेगा और इसी को रीजनिंग के माध्यम से पूछा गया है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न पहले नहीं था, लेकिन अब इस तरह का प्रश्न को ट्रेंड बना दिया गया है और इस तरह का पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। आइए देखते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है मित्र शक्ति। देखिए मित्र शक्ति है, ठीक ना, और इसका दिया हुआ है संबंध श्रीलंका से, ठीक ठीक ना। उसी प्रकार से दूसरा चीज दिया हुआ है इंदिरा, इसका संबंध पूछ रहा है किससे होगा। तो ये एक जीके का प्रश्न है जो रीजनिंग के माध्यम से पूछा गया है आपको। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और याद करके रखना है कि मित्र शक्ति जो है युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होती है, ठीक ना। और हाल ही में इसका युद्ध अभ्यास का संस्करण भी हुआ था और इसलिए याद रखना है कि मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ होती है और इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है रूस के साथ, ठीक है ना। इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है रूस के साथ, ठीक। इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है भारत और रूस के साथ। इसमें भारत किसके साथ युद्ध अभ्यास करता है? रूस के साथ। ये हमेशा याद रखना है आपको, इसको रीजनिंग के माध्यम से पूछा गया है। तो ये था आपका 9वां प्रश्न जो था युद्ध अभ्यास से संबंधित, ठीक है ना। इजी था, इसमें ज़्यादा कुछ खास थ्योरी थी नहीं बताने के लिए, बस इसको याद रखना था और आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आइए इस तरह का एक और प्रश्न मिला है जो पूछे गए हैं परीक्षा में, तो उसको हम देखते हैं। सेम इसी तरह का है, जीके से संबंधित है और ये रीजनिंग में पूछा गया है ये प्रश्न। आइए देखते हैं। है क्या यहाँ पे हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध है और यहाँ पे दिया गया है इसका संबंध उड़ीसा से है, उड़ीसा से है, ठीक ना। हीराकुंड बांध उड़ीसा से संबंधित है। तो यहाँ पूछा है कि इसमें से इसी तरह से संबंधित कौन सा बांध कौन राज्य से संबंधित है या कौन शहर से संबंधित है। एक्चुअली में यहाँ पे राज्य ही पूछा है, तो हमें राज्य के बारे में ही चर्चा करना है कि कौन सा बांध जो है किस राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है मेट्रो बांध, मेट्रो बांध केरल, और अगला ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध गुजरात, तीसरा है टिहरी बांध उत्तराखंड और चौथा है भाखड़ा नांगल परियोजना हरियाणा। तो इन चारों में 3 गलत है और 1 सही है और आपको इस बांध के बारे में याद रखना होगा और आपको पढ़ना होगा। ये जीके का क्वेश्चन जो रीजनिंग में दिया गया है और इस तरह के लॉजिक वाले क्वेश्चन आजकल रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। तो देखते हैं। आइए इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। 3 नंबर जो है टिहरी बांध है, ठीक है। टिहरी बांध जो है ये भारत की ऊंची बांधों में से एक है, ठीक ना, टिहरी बांध। और ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, ठीक। और ये 3 नंबर इसका सही आंसर होगा, टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है, ठीक।